नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बक्सर के अमसारी गांव मौत मामले से जुड़ी हुई आ रही है। अमसारी गांव मौत मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त, जिसके तार पटना से जुड़े हैं। जिले के एसपी नीरज कुमार के मुताबिक केमिकल की सप्लाई पटना के खाजे कला इलाके से एक दुकानदार ने की थी। खाजे कला से इस केमिकल की सप्लाई की गई थी। एसपी नीरज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अभी भी जांच लगातार चल रही है। कुल 6 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ का क्रम भी चल रहा है। खाजे कला से एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पुष्टि भी की गई है। एसपी नीरज कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा है कि जो केमिकल सप्लाई की गई थी वो पटना से की गई थी। जिस शख्स ने इस केमिकल को सप्लाई किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम सारी गांव मौत के मामले में अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि इन लोगों के द्वारा नशीला पदार्थ मंगाया जाता था। मुन्ना सिंह एंड सहयोगियों का, जिनका नामपुर में मैंने लिया है, उनके द्वारा मंगाया जाता था। यह स्थानीय स्तर पर सामान मुहैया कराते थे। इस बार का सामान पटना से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे आया था। वहाँ से जिन व्यक्ति के द्वारा ये भेजा गया है उनको अभी हम लोगों ने डिटेन किया है। उनसे पूछताछ में मालूम चला है कि ये खाजे कला से ये सामान उपलब्ध कराया गया था। और हमारे सहयोगी पुष्पराज इस वक्त बक्सर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। पुष्पराज, एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा इसे कहा जाएगा, जिस दुकानदार की तरफ से इस केमिकल की सप्लाई की गई थी, लेकिन इस केमिकल की सप्लाई के चेन दूर दूर तक होंगे। कई लोगों की तरफ से इसे लिया जाता रहा होगा। क्या इस संबंध में कोई जानकारी? इस पूरे मामले में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने काफी गंभीरता से लिया और एक विशेष टीम इनके द्वारा बनाई गई थी और वो टीम लगातार काम की और जहां से पटना से तार जुड़ा इस पूरे मामले का कि जो ये जहरीला पदार्थ था ये पटना के खाजे कला से आई थी। तो निश्चित रूप से जो टीम बनी है वो काम कर रही है कि जो शराब यहाँ बनाया गया, कहीं वो शराब कहीं सप्लाई तो अन्य गांव या और बिहार के और किसी कोने में तो नहीं गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बक्सर एसपी की जो विशेष टीम है वो अभी काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। 25 लाख रुपए की शराब को बरामद किया गया है। सहरसा से ये बड़ी खबर, जिसमें 25 लाख की शराब की बरामदगी की गई है। 255 कार्टन शराब जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। भीड़धरी मोहल्ले में कार्रवाई के बाद ये बड़ी सफलता उत्पाद विभाग को मिली है। पिकअप वाहन से शराब की तस्करी की जा रही थी, जिस दौरान 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 25 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। 255 कार्टन शराब की जब्ती और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इनकी तस्वीरें। में सूचना प्राप्त हुई थी कि सौर बाजार के तरफ से माल शहर में आ रहा है, तो उसमें हमारी टीम निकली थी और सौर बाजार से ही पीछा करते हुए भेड़धरी के नज़दीक एक कैंपस में वो गाड़ी घुसी। तो वहाँ पे जब सब लोग पहुँचे तो वहाँ पे गाड़ी से माल उतारी जा रही थी और वहाँ एक कमरा में और भी शराब पहले से मौजूद था, जो कि मैकडुवेल नंबर 1 का 88 पेटी 750 ml और 103 पीस खुला हुआ, और मैकडुवेल नंबर 1 का ही 375 ml का 70 पेटी माल बरामद हुआ। और सहयोगी कुमार उन्मा हमारे साथ इस वक्त सहरसा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुभव, परेशानी सरकार और प्रशासन दोनों के लिए इस बाबत ये कि लगातार कार्रवाई, सख्ती, इसके बावजूद भी शराब के धंधे में लोग लगे हुए हैं। जी विभा, बिल्कुल। जिस तरह से सरकार जो है शराबबंदी को जो है सफल बनाने के लिए जो है कई तरह के कदम उठा रही है, उसके बावजूद जो है शराब कारोबारी जो है इससे बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन जो है देखने को मिलता है जो कहीं न कहीं शराब का जो है खेप जो है पकड़ते ही रहता है। और जिस तरह से जो है आज देर रात जो है यहाँ सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भेड़धरी गांव में जो है बरामद किया गया शराब, जिसकी लागत जो है तकरीबन 25 लाख जो है आंकी जा रही है। इसके बावजूद जो है जिस तरह से कार्रवाई भी होती है, लेकिन कारोबारी कहीं से जो है इसमें जो है इससे बाज नहीं आ रहे हैं और कारोबार में इस कारोबार में लिप्त है। उसके बावजूद भी जिस तरह से पुलिस हो या उत्पाद विभाग हो कार्रवाई करती है, लेकिन
शराब कारोबारी जो है इसमें जो है बिल्कुल जो है इससे बाज नहीं आ रहे, सरकार को और प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, 6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 25 लाख रुपए शराब की कीमत बताई जा रही है। 255 कार्टन में शराब को रखा गया था, जिसकी तस्करी की कोशिश में ये सभी जुटे हुए थे। हालांकि गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की गई और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। उधर सिवान के नौतन में पुलिस ने 100 पीस बंटी बबली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बाइक की सीट के नीचे शराब को छिपाकर रखा गया था। यूपी से शराब लेकर भोला शाह नामक शख्स आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है और अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। और देखिए किस तरीके से शराब को गाड़ी की डिक्की में छिपाकर तस्करी की कोशिश में ये लोग लगे हुए थे। ये सर मायरो थाना में हम लोग थे। और आम बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। सीएमओ बिहार की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना कर बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया है। सीएमओ की ओर से जारी इस ट्वीट में लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिन कारणों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, उनमें से प्रमुख वजह है बिहार की प्रति व्यक्ति आय का कम होना। अन्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कई गुना कम है, जिसे विशेष राज्य बनने के बाद सार्वजनिक व निजी निवेश व सरकारी योजनाओं से ही बेहतर रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो सीएमओ की तरफ से जब ट्वीट को जारी किया गया, उससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी लेकर इसे ट्वीट किया था और लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास करके दिखाया है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहयोग मिलेगा तो विकास की गति और बढ़ेगी, राज्य का पिछड़ापन शीघ्र दूर होगा व ट्रांसफॉर्म इंडिया भी होगा। और ऐसे में इस मांग की एक बार फिर से उठने के मायने को समझने की जरूरत है। देखिए, 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। हर साल 1 फरवरी को आम बजट पेश होता है और एक बार फिर से वो होगा। विशेष घोषणा के लिए हो सकती है ये कोशिश। जेडीयू की रणनीति है मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा और समझा जा रहा है। विशेष पैकेज भी जारी हो जाए तो नीतीश की एक बड़ी जीत इसे मानी जाएगी। खास परियोजनाओं के लिए विशेष आवंटन जेडीयू चाहता है और इसीलिए एक बार फिर से 1 फरवरी से पहले एक बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मनोहर पट्टी गांव में कब्रगाह को लेकर विवाद तेज हो गया है। गांव के लोग कब्रगाह के बीचों बीच सड़क बनाना चाहते हैं, लेकिन यहां रह रहे मुसलमानों ने रास्ते के निर्माण को फिलहाल रोक दिया है। गांव के लोगों का यह कहना है कि पिछले 70 सालों से कब्रगाह से होकर ही ये रास्ता है और अब गाड़ियों के आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, लिहाजा उन्हें पक्की सड़क चाहिए। लेकिन रास्ते का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि गांव के लोगों को कब्रगाह के बगल से रास्ता दिया गया है, ऐसे में कब्रगाह से होकर रास्ता मांगना गलत है। रास्ते की मांग कर रहे लोग कह रहे हैं कि पहले यहां कब्रगाह था ही नहीं। उनके पूर्वजों ने एक पीर बाबा को दफनाने के लिए यहां पर जगह दी, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों की तरफ से यहां शव को दफनाने की शुरुआत कर दी गई और बाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमीन को कब्जे में ले लिया। 1962 में जमीन कब्रिस्तान को सर्वे में दे दी जाती है, लेकिन अब इन्हें सड़क के लिए ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता तो शुरू से यहाँ इसमें आते जाते हैं, इसी में आते जाते हैं, इसमें गाड़ी घोड़ा नहीं निकलेगा कि इतना रास्ता छोड़ दीजिए, अपना घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ईंट गिराया गया है किसने गिराया? ईंट ने सब आदमी सामाजिक तौर से गिरा है कि रास्ता के लिए। मुस्लिम लोग बार बार परेशान करते हैं, कभी केस कर देना या कुछ कर देना, ये सब गलत है ना। पहले भी था इधर से रास्ता लोग बार बार नहीं दे रहे थे, कितना समझौता हुआ, इस पर केस भी हुआ, बाद में लोग फिर रास्ता दिए। हम लोग
हम लोग फिलहाल चाहते हैं कि हम लोग को रास्ता चाहिए बीच से, बस आज से नहीं, हम लोग बच्चे से देखते हैं। कब्रिस्तान के बाउंड्री के लिए ये लोग जो है विवाद किया, जिसका हम लोग पूरा पंचायत करके और बहुत सा जानकार व्यक्ति लोग आए, उससे फैसला हो गया कि इनको चारों बाजू से रास्ता दे दिया जाए। तो हमने कब्रिस्तान का चारों बाजू से रास्ता दे दिए। उसके बाद ये फिर बीच से रास्ता मांग रहे हैं और इन्होंने जबरदस्ती सोलिंग कर रहे हैं। प्रशासन सीओ साहब आए और स्थल को जांच किए, चारों तरफ से रास्ता मिला हुआ है, वो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। सीओ साहब के मौजूदगी में शाम में 4 बजे आए और राताराती लोग जो है बीच में सोलिंग करना चाह रहे हैं। आज कर दिए आधा ईंटा। हम लोगों ने अक्सर लड़के के चंगुल से लड़कियों को छुड़ाने की बात देखी और सुनी है, पर पटना में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां एक लड़के की मां अपने नाबालिग बच्चे को लड़की के चंगुल से छुड़ाने की गुहार लगा रही हैं। पटना की देवपरी देवी की शिकायत के बाद जब स्वयंसेवी संस्था ने उस लड़की से पूछताछ की तो सच्चाई सबके सामने आ गई। आरोपी लड़की हाल ही में रिमांड होम से रिहा होकर वापस आई है और नाबालिग लड़के को प्रेम जाल में फंसाकर उस पर शादी का दबाव बना रही है। इस पूरे हालात पर नाबालिग की मां और स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। महिला विकास मंच के दफ्तर में एक मां गुहार लगाने पहुंची है कि मैडम मेरे बेटे को एक लड़की से बचा लीजिए। आखिर क्या है मामला, हम जानते हैं। यहाँ पर महिला विकास मंच की अध्यक्षा हैं। मैडम, जिस तरह से अब एक मां जो है गुहार लगा रही, क्या है मामला? एक्चुअली ये मामला कल से हमारी लीगल एडवाइजर के पास आया हुआ था, मीनू गुप्ता जी के पास। तो बेसिकली जो बच्ची आई है, अभी पहले तो हुआ कि वो उम्र ज्यादा है, उस लड़के की उम्र कम है, नाबालिग है, तो हम लोगों ने किसी तरह उसको रखा अपने पास। लेकिन लड़की को देखने के बाद लग रहा है नंबर 1 कुपोषण की शिकार है, दूसरी थोड़ा स्मैक वगैरह का चक्कर लग रहा है, तीसरा कहीं से कभी वो बोलती मुझे रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू करके दिल्ली से पटना भेजा, कभी बोलती मैं कोई यूपी रिमांड होम से आई हूँ, कभी बोल रही है कि वंदना गुप्ता जी जो गायघाट में चलाती है रिमांड होम, वहां से रिलीज हुई हूँ। तो तरह तरह अपनी एक फ्रेंड काजल का नाम बता रही है, काजल के बारे में ये बोल रही है कि वो मुझे सेक्स के लिए इंसिस्ट करती है दूसरे जगह जाने के लिए। सर यह है कि लड़का नाबालिग है, उसको चंगुल ने वो लड़की फंसा लिया है। हम लड़की से लड़का के छुटकारा पालने ला चाहते हैं। वो हमको भी बहुत धमकाए कि हम फंसा देंगे तो इससे करेंगे तो वैसे करेंगे तो हम नस काट लेंगे, हर तरह के बात। आपका बेटा क्या चाहता है? हमारा बेटा बोल रहा है कि हमको फंसा लिया, हम शादी नहीं करेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दरभंगा जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी जूता और मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर जा पाएंगे। उधर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न करने को लेकर समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अहम बैठक की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा विभा कुमारी ने हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा के निर्देश दिए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा है जो 1 फरवरी से होकर 14 फरवरी तक संचालित है और 54 परीक्षा केंद्रों पर ये संचालित पालन करते हुए पूर्णतः कदाचार मुक्त, किसी भी तरह का कदाचार अवांछनीय होगा और कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाएगी। यही इसी तरह का उनको टिप्स बताया गया है और साथ साथ विद्यार्थी को परीक्षा देने में ये जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी इस बारे में जानकारी दिया है और सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है कि वो जूता और मोजा पहन के आया जा सकता है, उसमें जो गाइडलाइंस कहती है उसके अकॉर्डिंगली। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर स्टेडियम स्थित काफी इसकी स्थिति जो है वो बदहाल नजर आती है। इस स्टेडियम को देखकर आप इसके हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार स्थित दीपनगर स्टेडियम में, जहां आप देख सकते हैं ये दीपनगर स्टेडियम है और इसकी हालत कितनी ख़राब है। इस स्टेडियम में लोग इसे मिट्टी निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पर गड्ढे हो गए। तो जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं इस स्टेडियम को चरवाहा बना चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जानवर सब इसी स्टेडियम में आकर चारा खाने के काम करती है। तो यहाँ पर जो है चारदीवारी है वो टूट चुकी है और यहाँ तक कि जो है रख रखाव के अभाव में इस स्टेडियम को काफ़ी बदहाल बन गए। तो यहाँ पर खेल पदाधिकारी भी इस स्टेडियम को एक नई लुक में देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है। खेलो इंडिया के तहत इसमें सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि जो विश्व स्तरीय
जो स्टेडियम होता है उसी प्रकार से इस स्टेडियम को भी सिंथेटिक टाइल्स में बदलने की तैयारियां शुरू की जा रही है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे बैठने का जो है दर्शकों को बैठने के लिए वो बनाया जाएगा, दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी और बहुत सारे है जो स्टेडियम को नए लुक में दिखाने के काम किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार से स्मार्ट सिटी शहर के बाद यहाँ पर जो है बिहार से मुख्यालय में जो स्टेडियम है ये बहुत जल्द ही नए लुक में दिखाई देगी और खेलो इंडिया के तहत जल्द ही प्रस्ताव पास होने के बाद इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी में पटना समेत 9 जिलों में शीतलहर की वजह से कोल्ड डे घोषित किया गया है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ गई है। राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और दरभंगा में ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है। ठंड की वजह से पटना का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड से हो रही परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रितु रोहिणी ने। राजधानी पटना समेत बिहार के 9 जिले में कोल्ड डे घोषित हो गया है। सर्दी का सितम एक बार फिर से जारी है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और दरभंगा जिले में कोल्ड डे घोषित किया गया है। हालांकि दिन के वक्त में धूप निकलने की वजह से जो है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में तेज़ी से चढ़ा है, मगर जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पछुआ हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड और कपकपी महसूस की जा रही है। और पटना जो है, पटना की बात करें तो जम्मू से ज़्यादा ठंड पटना में पड़ रही है। जहां जम्मू का टेम्परेचर जो है वो 6.9 है, वहीं पटना का 7 डिग्री सेल्सियस है। मगर क्योंकि पटना का सामान्य जो तापमान है वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री लुढ़का है, इसकी वजह से पटना में कपकपी महसूस की जा रही है। हालांकि कोहरा नहीं है हवा चलने की वजह से, इसलिए विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल साफ है और सड़कों पे लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। मगर फिर भी डॉक्टरों की सलाह है कि जो हार्ट और बीपी के पेशेंट हैं वो सड़कों पर सुबह के इस वक्त में ना निकलें और एहतियात बरतें। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान में 2 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और समस्तीपुर में ठंड से जो हालात इस वक्त बने हैं उसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हम तस्वीर सड़कों की दिखाना चाहेंगे, जहां पर सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है और पूरा शहर कुहासे के चादर में लिपटा हुआ है। और नतीजा है कि यहां पर सड़कों पर चलना भी मुश्किल है और जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन के हेडलाइट जला करके अपने वाहन को चला रहे हैं। ये तस्वीर समस्तीपुर के आदर्श नगर की है और ये आदर्श नगर के पास की आपकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लोग किस तरह से यहाँ पे मोबिल और जो कूट होते हैं उन्हें मतलब कहे तो कचरा को ही जला करके यहाँ पर अपने शरीर को गर्म करने में लगे हैं। और हम यहाँ जानना चाहेंगे लोगों से कि आज कैसा ठंड है। ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा है। सड़क की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है सड़क की? कुहासा ही सब सुधार नहीं पड़ता है, सुधार नहीं पड़ता है जी। क्या स्थिति है ठंड की? बहुत ठंडा लग रही है सर। अच्छा जी, आग बार कर जला कर अपना गर्मी महसूस कर रहे हैं। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क का एकदम ठीक है, सड़क का एकदम कोहा लगा हुआ है पूरा। और ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जो राहगीर हैं वो भी अपने वाहन को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, बाइक चालक जो थे। और यहाँ पर जो लोग आग जलाए हुए थे उस आग के सहारे अपने शरीर को गर्म करने में लगे हैं। लेकिन जो स्थिति सड़क की है, पूरे कोहरे के चादर में पूरा इलाका लिपटा हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान समस्तीपुर का है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।